हेलो एवरीवन। तो हम अब लेके आए हैं हमारा लेक्चर 5th, जिसमें हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स। फर्स्ट है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं एंड उसकी प्रॉपर्टीज़। तो इसी के बारे में डिस्कशन रहेगा इस क्लास में हमारा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इस टॉपिक को। चलिए फर्स्ट व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, हमने एक चार्ज लिया, हमने यहाँ पे एक चार्ज लिया Q, और मैंने एक इस Q चार्ज, ये Q चार्ज है, मैंने क्या किया, एक छोटा सा यहाँ पे Q0 चार्ज लिया। तो ये Q0 चार्ज पे, ये Q चार्ज मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, अभी मान लो पॉजिटिव चार्ज है, और ये Q0 भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इस Q0 चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, धक्का देगा। क्यों? हमने पढ़ा कूलम्ब्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। ये बहुत बड़ा चार्ज बना दिया, छोटा करता है, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो जरूरी नहीं है पॉइंट ही चार्ज हो, बट अभी पॉइंट चार्ज बना दिया मैंने, ठीक है। यहाँ रखा था, यहाँ पे भी धक्का देगा। अच्छा बताओ, A पॉइंट पे ज़्यादा धक्का देगा या B पॉइंट पे? तो आंसर होगा A पॉइंट पे ज़्यादा धक्का देगा, क्योंकि A पॉइंट की डिस्टेंस कम है और B पॉइंट पे डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यानी धीरे धीरे फोर्स कम होता जा रहा है। मान लो यहाँ पे यहाँ पे मैंने देखा, जब इस पॉइंट तक मैं आया तो मैं देखा अब फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं देखा इस पे फोर्स लग ही नहीं रहा है, इक्वल्स टू 0। हालांकि कम, धीरे धीरे ऐसे कम नहीं होगा, बट हाँ कम होता जाएगा, बट 0 मान लो यहाँ पे जाके हो रहा है। तो एक स्पेस जहाँ तक ये फोर्स, ये चार्ज है, ये स्पेस जहाँ तक ये चार्ज अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है किसी दूसरे चार्ज पे, कंडीशन ये है, ये जो दूसरा चार्ज होना चाहिए, अच्छा यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक स्पेस है। किसकी स्पेस है? इस चार्ज की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है? ये चार्ज बनाता है, कोई चार्ज बनाता है। हर चार्ज की कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक दूसरा चार्ज लूंगा, उसकी कुछ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। इस चार्ज की ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। इस चार्ज का नाम क्या है? सोर्स चार्ज। ये सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। और ये वाला जो चार्ज है, जो कि हम चेक करने के लिए लाए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है, उसको चेक करने के लिए लाए थे ना, टेस्ट करने के लिए लाए थे। तो इस वाले चार्ज Q0 को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। Q0 यहाँ पे टेस्ट चार्ज है और Q यहाँ पे क्या है? सोर्स चार्ज, ठीक है। तो सोर्स चार्ज ने जिस पॉइंट तक जिस स्पेस तक अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जहाँ तक वो अप्लाई कर रहा है, वो स्पेस जहाँ तक एक सोर्स चार्ज अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जहाँ तक एक्सपीरियंस करता है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी होती है, किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस है, ठीक है। किसकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? सोर्स चार्ज की। जिस भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस चार्ज को बोलेंगे, क्योंकि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, तो हम उसको बोलेंगे सोर्स चार्ज, ठीक है। और वो चार्ज जो चेक करने के लिए हम लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। कंडीशन क्या होती है? ये जो टेस्ट चार्ज है ना, ये टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन ये होती है कि ये लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये जो चार्ज है ना Q0 टेस्ट चार्ज, ये ऑलमोस्ट 0 होना चाहिए, बट 0 ऑलमोस्ट होना चाहिए, मतलब बहुत छोटा चार्ज होना चाहिए, 0 के पास होना चाहिए ये, बट 0 नहीं होना चाहिए। यानी ये चार्ज कितना होना चाहिए? Q0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0.0000000000000000001, इतना। ये भी मैंने लिख दिया, इससे भी छोटा होना चाहिए, बट 0 नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं लिख सकते Q0 0 है, इसलिए मैंने ये कंडीशन लिखी, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। Q0 टेंड्स टू 0 मतलब Q0 0 को टेंड्स कर रहा है, 0 के पास पहुंच रहा है, बट 0 नहीं है, ठीक है। टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए। जो टेस्ट करने के लिए हम चेक कर रहे हैं ना भाई, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है, कहाँ तक है, वो जो चार्ज होना चाहिए उसका जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 0 होना चाहिए, ठीक है। बट 0 ऑलमोस्ट होना चाहिए, मतलब 0 के पास होना चाहिए, मानी बहुत ही छोटा चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई?
पहले तो ये डायग्राम आप बना लें, एक सोर्स चार्ज बना लें, एक टेस्ट चार्ज बना लें और इलेक्ट्रिक फील्ड लिख, और ये कंडीशन लिख लें कि टेस्ट चार्ज के लिए कंडीशन क्या है, टेस्ट चार्ज की कंडीशन लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हालांकि पूछते नहीं है फिर भी आप लिख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस, एक जगह है, ठीक है, एक स्पेस है, ठीक है, अप टू विच देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक force, up to which there is electrostatic force due to source charge experienced, ठीक है। तो ये एक स्पेस है, ठीक है, जहां तक एक सोर्स चार्ज अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, उस एक सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस स्पेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बस एक स्पेस है, ठीक है। अच्छा, अब अलग अलग चार्ज की अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। बड़ा जितना चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही बड़ी होगी, ठीक है, वो दूर दूर तक फोर्स लगाएगा। और छोटा चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी होगी। जैसे हम एक मूवीज़ का डायलॉग है, जैसे हर कुत्ते का एक इलाका होता है, वैसे हर चार्ज का भी एक इलाका होता है, उसी इलाके को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। जितना पावरफुल डॉन होगा उसका इलाका उतना ही बड़ा होगा, वैसे ही जितना बड़ा चार्ज होगा उसका इलाका उतना ही बड़ा होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी बड़ी होगी। तो एक सिंपल सा एक कंसेप्ट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा होगा, वैसे ही है, ठीक है। अब देख, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको किससे डिनोट करते हैं, ई से, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होता है, तो हमने एक सोर्स चार्ज लिया, मान लो एक सोर्स चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट की होती है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक एग्जांपल के लिए मैंने, ऐसे बनाते नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड को, बट मैं फिर भी समझा रहा हूँ आपको। मान लो ये एक स्पेस है, ये एक पॉइंट लिया मैंने ए और एक पॉइंट लिया मैंने बी, ठीक है। मैंने टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा और एक बार मैंने टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा, ठीक है। ये टेस्ट चार्ज को पहले मैंने एक बार यहाँ रखा और एक बार यहाँ रखा। आप मेरे को बताओ टेस्ट चार्ज पे फोर्स कहाँ ज़्यादा लगेगा, ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे? तो ए पॉइंट पे लगेगा। यानी इंटेंसिटी अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ स्ट्रांग है, ए पे ज़्यादा इंटेंसिटी है बी पे? आप बोलोगे इंटेंसिटी ए पे ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं बोलूँगा सी पे, आप बोलोगे सी पॉइंट पे तो और भी कम इंटेंसिटी होगी, ठीक है। सी पे तो और भी कम इंटेंसिटी होगी। जितना आप दूर जाओगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो हर पॉइंट की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, इंटेंसिटी होती है, ठीक है, पॉइंट की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसका होता है, ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। हर पॉइंट की कुछ इंटेंसिटी होती है। इन 3 पॉइंट में से ए बी सी में से अगर मैं पूछूं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी स्ट्रांग है, तो आप बोलोगे ए की सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, फिर बी की कम है जितना आप दूर होते जा रहे हो, और फिर सी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बताता है कि अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को रखूँ उस पॉइंट में, किसी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि अगर मैं उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज को रखूं तो बताओ उस पर कितना फोर्स लगेगा। कंडीशन क्या है, वो टेस्ट चार्ज कितना होना चाहिए, ऑलमोस्ट 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि अगर मैं किसी पॉइंट में टेस्ट चार्ज को रखूं उस पर कितना फोर्स लगता है, डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। डिवाइड बाय वो जो टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू से भी डिवाइड करेंगे बाद में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो देखो यहाँ पे ये वाले चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इसी डायरेक्शन में। ए पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में। बी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट पे। सी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है इन तीनों पॉइंट्स की। अच्छा,
क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए का, ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा फोर्स कितना लगेगा ए पॉइंट पे डिवाइड बाय क्यू नॉट। कितना फोर्स लग रहा है क्यू नॉट चार्ज पे ए पॉइंट पे डिवाइड बाय क्यू नॉट। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि क्यू नॉट क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट, ए पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी कि ये क्यू नॉट चार्ज रखा मैंने वहाँ पे, उस पर कितना फोर्स लग रहा है डिवाइड बाय क्यू नॉट। ठीक है, डिवाइड बाय क्यू नॉट। कंडीशन क्या है, क्यू नॉट क्या होना चाहिए, बहुत छोटा चार्ज। ये लिमिट्स क्यू नॉट टेंड्स टू 0। जैसे सी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सी पॉइंट क्या होगा, फोर्स कितना लग रहा है सी पॉइंट पे, किस पे, सी पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज पे डिवाइड बाय क्यू नॉट। कंडीशन क्या है, क्यू नॉट टेंड्स टू 0। सिंपल, यही फॉर्मूला हो गया। अगर मैं पूछूं बी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट बी। यहाँ पे लिखना भी पड़ता है आपको किस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करो। बी क्या हो जाएगा, फोर्स एट बी पॉइंट, क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज एट बी पॉइंट डिवाइड बाई क्यू नॉट। कंडीशन इज लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट is force on a test charge divide by the test charge, divide by the test charge। ठीक है, कंडीशन क्या है, टेस्ट चार्ज हमेशा बहुत ही छोटा चार्ज होना चाहिए, फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, ये हो गया। तो हम इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला उतार लो, ये डायग्राम बना लो। हर पॉइंट की होगी, इस पॉइंट में अगर ये डी पॉइंट है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस डायरेक्शन। जो फोर्स की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी। फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा ना, इस क्यू नॉट को इधर के इसी डायरेक्शन डिवाइड बाय क्यू नॉट। ठीक है, इस पे जो फोर्स लगेगा डिवाइड बाय क्यू नॉट। क्लियर, चलो तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अगर आपने उतार लिया तो मैं इसको मिटा देता हूँ और आगे इसको लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। चलिए ये मिटा रहा हूँ मैं, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो लिखिए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से डिनोट करते हैं ऑफ अ पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर पॉइंट का होता है, अलग अलग पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनी किसी पॉइंट की, वो क्या होगी, इज फोर्स exert on a test charge divided by test charge। ठीक है, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। जितना भी फोर्स टेस्ट चार्ज पे लग रहा है डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, उस चार्ज को डिवाइड भी कर देना। ठीक है, और टेस्ट चार्ज की कंडीशन ये है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिमिट वाला लगाना। यानी क्या हो जाएगा, किसी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि फोर्स कितना लग रहा है क्यू नॉट चार्ज पे ए पॉइंट पे डिवाइड बाय क्यू नॉट। कंडीशन क्या है, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। ये फॉर्मूला एक बार डेफिनेशन के साथ भी उतार लें। अब देखो ये डेफिनेशन आपको ऐसे तो पता होना चाहिए, बट एक लेमैन, एक जनरल फॉर्म में कि एक नॉर्मल आदमी भी समझ सके, इतना टेक्निकलिटी नहीं जाए, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट की क्या होगी, आप सिंपल सा एज्यूम करो। देखो ये होता नहीं है, बट आप एज्यूम करके करोगे तो ये भी मिल जाएगा आपको। आप एज्यूम कर लो यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा ही नहीं है, यहाँ पे कितना चार्ज रखा है। अगर मुझे सी, ये बी पॉइंट था, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है वो 1 कूलम का है, मान लेता हूँ। होता नहीं है ये लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एक नॉर्मल आदमी समझ सके। 1 कूलम पे जितना फोर्स लगे, अब डिवाइड बाई क्यू नॉट नहीं करना है, 1 कूलम पे जितना भी फोर्स लगेगा वही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ 1 कूलम पे कितना फोर्स लगेगा। मान लो यहाँ से ये बी पॉइंट आर बी डिस्टेंस दूर है, तो बताओ इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स लगेगा के क्यू 1 अपॉन आर बी का स्क्वायर।
यानी क्या हो गया के क्यू बाय आर बी का स्क्वायर, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी पॉइंट की, ये मैग्नीट्यूड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू बाय आर बी का स्क्वायर। जैसे ये सी पॉइंट मान लो यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, आर सी डिस्टेंस, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या मान लो क्या रखा हुआ है 1 कूलम का चार्ज। बताओ 1 कूलम के चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो आप बोलोगे 1 कूलम के चार्ज में होगा के, एक चार्ज है क्यू, एक है 1 अपॉन आर सी का स्क्वायर, तो कितना हो गया के क्यू अपॉन आर सी का स्क्वायर। तो यही हो गया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सी पॉइंट पे, के क्यू बाय आर सी का स्क्वायर। ठीक है, बट ये रियल में देखो ये आपको समझने के लिए बताया, एक्चुअल डेफिनेशन यही है। एक्चुअल डेफिनेशन जो मैंने ये लिखी है ना, यही डेफिनेशन है कि फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। बट हम नॉर्मली जल्दीबाजी में अगर आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर लो के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि अभी हम डेराइव भी करेंगे, लिखेंगे भी। और अगर मैं ऐसे भी करूँ तो यही होगा। बताओ अगर मैं ये नहीं करता तो बताओ ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। मैं यहाँ पे अगर मान लो ये आर ए डिस्टेंस दूर है, तो अभी यही के क्यू अपॉन आर ए स्क्वायर, इन फॉर्मूले को देख के आपको समझ में आ रहा है। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ से भी यही आता क्या। अब बताओ एफ ए का क्या होगा, अगर मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ तो एफ ए का मैग्नीट्यूड अपॉन ये, तो बताओ एफ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा। इधर ए पॉइंट पे क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगेगा, तो आप बोलोगे के क्यू नॉट अपॉन आर ए स्क्वायर, ये हो गया फोर्स। अगर मैंने 1 कूलम नहीं रखा, क्यू नॉट रखा सिर्फ, और डिवाइड बाई क्या करूँगा क्यू नॉट, डिवाइड बाई क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, क्या बचा के क्यू अपॉन आर ए स्क्वायर ही तो बचा, सेम वही चीज़ तो आ गई। ठीक है, तो डेफिनेशन तो यही होती है, बट आप इजीली ये कर लिया करो, बस इस वाले फोर्स ही निकाल लिया करो और फोर्स में एक चार्ज को 1 डाल दिया करो। ठीक है, टेस्ट चार्ज को 1 डाल दो और फोर्स निकाल दो, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में। तो ये पॉइंट लिख लिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है, ये डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, लिख लेते हैं। ठीक है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी। देखो मान लो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, हमारा सोर्स चार्ज क्या है नेगेटिव, और इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है मुझे। पहले मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ और मुझे इस मान लो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, तो फॉर्मूला तो मैं निकाल दूंगा, मैग्नीट्यूड तो मैं निकाल दूंगा। बताओ ई बी कितना हो गया यहाँ पे, तो ई बी हो जाएगा, ई बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन आर बी का स्क्वायर, सिंपल के क्यू बाय आर बी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन क्या होगी। अब बताओ यहाँ पे अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज रखूँ, ये चार्ज उसको धक्का देगा या खींचेगा, धक्का देगा रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस बी पॉइंट की। ठीक है, समझ में आया। जैसे ए पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पहले तो मैग्नीट्यूड बताओ। अगर मान लो आर ए पॉइंट यहाँ से आर ए डिस्टेंस दूर है, तो मैग्नीट्यूड बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो आप लिख लोगे के क्यू अपॉन आर ए का स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब मैं बोलूँ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी। अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ तो बताओ उसको ये खींचेगा या धक्का देगा, तो उसको खींचेगा ये इधर की तरफ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये। यानी अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता है सोर्स, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसकी तरफ होती है, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसको रिपेल, उससे दूर जाने वाली होगी। अभी तो टूवर्ड्स और ये अवे, अवे का पॉजिटिव चार्ज में अवे और नेगेटिव चार्ज में टूवर्ड्स इधर। ठीक है, तो ये जो आपका ये जो पोजीशन, ये जो आपका ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस वेक्टर है, इसी के अलोंग होती है। ये जो डिस्टेंस वेक्टर है आपका इसी के अलोंग होगी, डिस्टेंस के ही अलोंग होगी, या तो डिस्टेंस के अवे होगी, इसी लाइन के, ये लाइन ज्वाइन करो इन दोनों पॉइंट के, या तो इधर होगी या इधर होगी। इधर कब होगी, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो टूवर्ड्स द चार्ज, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, डायरेक्शन समझ में आ गई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब मैं बोलूँ यूनिट,
अब फॉर्मूले से ही पता चल रहा था, फॉर्मूला है फोर्स अपॉन चार्ज। यूनिट फोर्स की क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। तो इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे न्यूटन पर कूलम निकलेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और होती है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर आगे जाके फॉर्मूला पढ़ेंगे, जब आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ेंगे, E इक्वल्स टू माइनस dV/dr। ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहाँ से हम निकाल लेंगे कि भाई वोल्ट पर मीटर भी इसकी यूनिट होती है। तो दो यूनिट है, न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर। देखिए डायमेंशन निकाल लेंगे इसकी। डायमेंशन क्या हो जाएगी? फोर्स की डायमेंशन m1 L1 T-2 और चार्ज की डायमेंशन AT। तो क्या हो जाएगी इसकी डायमेंशन? m1 L1 T-3 A-1। ये इसकी डायमेंशन होगी, m1 L1 T-3 A-1। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। और क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट का? वो होता है आपका कितना फोर्स लगेगा किसी टेस्ट चार्ज पे डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। और कंडीशन क्या है? टेस्ट चार्ज ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0। ठीक है, 0 के बराबर इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ध्यान देना इसको। मतलब वैसे तो बड़ी इजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आना चाहिए। मतलब कुछ भी नहीं है वैसे तो। मान लो एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है आपने यहाँ पे, इस पॉइंट की आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी। इस पॉइंट की डिस्टेंस r डिस्टेंस है और ये r ए वेक्टर मैंने मान लिया, r वेक्टर मान लिया मैंने, ये एक r वेक्टर है। ठीक है, तो इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मान लो ये डिस्टेंस r थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट a का मैग्नीट्यूड कितना होगा? k q अपॉन r स्क्वायर। ऐसा कैसे आया? ये सिंपल सा है। अगर मैं यहाँ पे देखो, अब बार बार हम टेस्ट चार्ज रखेंगे नहीं, वो तो डेफिनेशन के लिए था। और हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक चार्ज ही काफ़ी है। मतलब आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उधर जरूरी नहीं है आपको कोई चार्ज रखना पड़े। ठीक है, वो तो पॉइंट का होता है। इस पॉइंट का पूछूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, इस पॉइंट का पूछूंगा, तो अब बार बार आपको चार्ज रखना नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है फॉर्मूला KQ/r²। तो मैंने पूछा भाई ये मान लो RA डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा? KQ/RA का स्क्वायर। जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट RB डिस्टेंस दूर है, तो अगर मैं पूछूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी B पॉइंट का कितना हो जाएगा? सिंपल KQ/RB का स्क्वायर। तीसरा वाला KQ1 Q2 रखते थे ना, Q2 को आप 1 डाल दो बस। ठीक है, तो KQ/RB का स्क्वायर। जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है, C पॉइंट, और यहाँ से ये एक वेक्टर है RC। ठीक है, ये वेक्टर है, तो मैं मैग्नीट्यूड वेक्टर है तो एक काम करो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि भाई मैग्नीट्यूड बताओ EC, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, EC का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो आप बोलोगे KQ/RC जो है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ये EC हो गया, ये EA हो गया और ये EB हो गया। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? नॉर्मल जो आपने ये देख लिया, ये फॉर्मूला। अगर मैं इलेक्ट्रिक, ये तो मैग्नीट्यूड की बात होगी। अगर मैं सीधे बोलूँ EA कितना है, देखो अब वेक्टर लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी आना चाहिए। अब बताओ क्या EA की वैल्यू, एक बात बताओ, EA की वैल्यू क्या RA की डायरेक्शन में है क्या? अब ये फोर्स कहाँ, इधर अगर रखता मैं चार्ज को तो कहाँ धक्का लगता? उसको यहाँ लगता ना, यही तो डायरेक्शन होगी EA की। क्या EA और RA की वैल्यू सेम है क्या? सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो मुझे पहले से ही पता है कितना, KQ/RA का स्क्वायर।
अब डायरेक्शन भी देनी है, तो क्या आर ए वेक्टर की तरफ ही है ना ये, तो आर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ, उसकी तरफ ऐसे लिख देता हूँ। ये समझ में आया क्या? ये वेक्टर फॉर्म हो गया। क्या किया मैंने, जब मैंने ई ए लिखा तब मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। ई ए की डायरेक्शन और आर ए की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो मैंने आर ए का एक यूनिट वेक्टर ले लिया। आर ए का यूनिट वेक्टर एक वेक्टर इतना सा बना जो, अब उसका डायरेक्शन तो ये है और इनटू मैग्नीट्यूड कर देता हूँ। मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, मैग्नीट्यूड ये। जैसे अगर मैं बोलूँ ई बी को क्या लिखूंगा मैं, तो ई बी को मैं क्या लिखूंगा, के क्यू बाय आर बी का स्क्वायर तो लिख लिया, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। क्या आर बी कैप लिख लूँ, क्योंकि आर बी की डायरेक्शन, ये आर बी एक वेक्टर है ना, ये आर बी के कैप की डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे ई सी वैक्टर का, ई सी अगर मैं पूछता हूँ आपसे व्हाट इज ई सी, तो आप लिखोगे के क्यू अपॉन आर सी का, आर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू आर सी कैप। अब यही चीज़ आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे फोर्स में मैंने वेक्टोरियल फॉर्म बताया था, इसको वेक्टोरियल ही, ये तो लिख ही लिया आपने। अब आप चाहते हो नहीं, आप यूनिट वेक्टर के टर्म्स में नहीं चाहते, आप तो आर वेक्टर के टर्म्स में ही चाहते हो। तो मेरे को बताओ आर ए की वैल्यू क्या है, क्या आर ए कैप की वैल्यू क्या है, आर ए वेक्टर अपॉन आर ए का मैग्नीट्यूड होता है क्या, बताया था नहीं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो आर ए की जगह अगर मैं ये लिख लूँ, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ एक मिनट, आर ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, ई ए के क्यू अपॉन आर ए के वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ आर ए की जगह ये लिख दिया, आर ए वेक्टर अपॉन आर ए का मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा, जैसे फोर्स में आया था ना वैसे ही आ जाएगा, के क्यू अप आर ए अपॉन आर ए के मैग्नीट्यूड का क्यूब। जब वेक्टर आएगा तब तो क्यूब, और जब यूनिट वेक्टर आएगा तब स्क्वायर। के क्यू बाय आर ए स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, नॉर्मल मैग्नीट्यूड है। बट अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। अगर यूनिट वेक्टर की हेल्प से डायरेक्शन बता रहे हो तब तो स्क्वायर, और पूरे वेक्टर की हेल्प से डायरेक्शन बता रहे हो तो ये। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ई ए वेक्टर की डायरेक्शन वही डायरेक्शन है जो आर ए वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज था तो मुझे दिख रहा था कि मैं वेक्टर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है किसी पॉइंट चार्ज के लिए, ये है। ये तो हो गए मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले, ये तीन तो हो गए मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले। और अगर मुझे उसको पूरा, क्योंकि वेक्टर होता है ये, विद डायरेक्शन बताना है तब ये फॉर्मूले हो जाएंगे ये, ठीक है। ई बी का मैंने अभी मिटा दिया है, पहले लिखा था ये वेक्टोरियल फॉर्म में। वेक्टोरियल फॉर्म में भी अगर आप यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हो तब तो नीचे स्क्वायर, और अगर आप वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हो तो ये क्यूब, ठीक है, समझ में। अब देखो जरूरी नहीं है कि आपका सोर्स चार्ज हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो, सोर्स चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ, तो मैंने मान लो यहाँ पे एक सोर्स चार्ज, नेगेटिव सोर्स चार्ज ले लिया मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव सोर्स चार्ज लिया, ये एक माइनस क्यू कोई चार्ज ले लिया, और ये एक पॉइंट है, ठीक है। मैं इसको भी मिटा देता हूँ, ये पॉइंट ए पॉइंट है, ठीक है। अब बताओ इसकी डिस्टेंस दे दी, ये एक वेक्टर दे दिया मुझे, ये एक डिस्टेंस वेक्टर दे दिया आर है, या पोजीशन वेक्टर दे दिया इसका आर है, ये इस डायरेक्शन पे आर ए वेक्टर है इधर की तरफ, है ना। अब ये माइनस क्यू है। अब मैं पूछूं ए पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप बिना सोचे समझे लिख लोगे के क्यू बाय आर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। बट मेरे को बताओ अगर मैं वेक्टोरियल फॉर्म में लिखूं, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये टुवर्ड्स होगा, इधर की तरफ होगा ये। क्या ये की डायरेक्शन आर ए वेक्टर की ही डायरेक्शन की तरफ है क्या, आर ए तो इस तरफ है और ये इस तरफ है, यानी अपोजिट है। तो जब मैं इस कंडीशन में नेगेटिव चार्ज में जब ये लिखूंगा तो बताओ क्या होगा, तो के क्यू बाय आर ए का स्क्वायर तो लिखा, बट अगर आर ए कैप लिख देता हूँ तो ये तो बोलेगा कि ये आर ए वेक्टर की डायरेक्शन है, जबकि ये तो आर ए के अपोजिट है, तो आगे क्या लगाऊंगा मैं, माइनस। नेगेटिव चार्ज हो गया तो माइनस, माइनस से क्या पता चल गया, ये आर ए के अपोजिट डायरेक्शन में इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये आर ए के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर आर ए की डायरेक्शन में होता तो उधर लिखते हम, ठीक है, समझ में आया। जैसे ये पॉइंट है, मान लो ये बी पॉइंट,
ये बी पॉइंट है और ये यहाँ से ये एक वेक्टर बन रहा है और इस वेक्टर का नाम हमने दे दिया आर बी। अब मैं पूछूं बताओ बी पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हम बोलेंगे हाँ होगी। किस डायरेक्शन होगी? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में ई बी होगा। मैं बोला बताओ ई बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? बिना सोचे समझे वही जो फॉर्मूला पढ़ा है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे? आर बी, तो के क्यू बाय आर बी का स्क्वायर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। बट अगर मेरे से कोई पूछे ई बी वैक्टर कितना है, ई बी इंटेंसिटी कितना है, अगर वो वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड नहीं पूछा तो डायरेक्शन भी आएगी। डायरेक्शन के टाइम पे के क्यू बाय आर बी का स्क्वायर तो लिखूंगा। अगर मैंने आर बी कैप लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आर बी कैप मतलब तो इस डायरेक्शन में, बट इस डायरेक्शन में तो थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस। ठीक है, माइनस। माइनस क्या बता रहा है? आर बी के अपोजिट डायरेक्शन में। ये अगर ये आर बी वेक्टर है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा, सेम वही चीज अभी तो मैंने यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखा है। आर ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है? आर ए वेक्टर अपॉन आर ए का मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं वेक्टर की वेक्टर फॉर्म ही लिख रहा हूँ बट यूनिट वेक्टर की फॉर्म में नहीं चाहिए, वेक्टर की फॉर्म में चाहिए, तो क्या हो जाएगा? के क्यू आर ए अपॉन आर ए का क्यूब। ठीक है, क्यूब आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसकी जगह क्या लिया? आर ए की जगह क्या लिख लिया? आर ए वेक्टर अपॉन आर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, माइनस, क्योंकि आर ए वेक्टर तो इस डायरेक्शन में, ये तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, बट आपको क्या है, बच्चे ऐसे रट जाते हैं, समझते नहीं है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। नहीं तो कोई ऐसा कोई इतना मस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बच्चे सिर्फ रटे हुए रहते हैं। के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर एक फॉर्मूला ये याद करके रखते हैं, ये नहीं समझते कि डायरेक्शन कैसे है वेक्टर इसकी ये। ठीक है, तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी when heading डाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी when पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स एंड टेस्ट चार्ज गिवन। ठीक है, अब देखो ये वो सोर्स चार्ज है, ठीक है, और ये टेस्ट चार्ज क्या बोलो, ये पॉइंट है जिधर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ये वो ए पॉइंट है या पी पॉइंट है, जनरली पी लिखा रहता है तो आप भी पी लिख लो। ठीक है, ऐसे तो कुछ भी ले सकता है, मान लो ये पी पॉइंट है। ठीक है, और मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे दोनों का पोजीशन वेक्टर गिवन है। क्या गिवन है? गिवन क्या गिवन है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q is arc and position vector of point P is RP। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर RP है और ये जो सोर्स चार्ज है इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R। ठीक है, इसका R है, इसका P है। अब मुझे बोल रहा बताओ P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? क्या फॉर्मूला लिखूं मैं? अगर कोई बोले इसका पोजीशन वेक्टर क्या बताया? R और इसका पोजीशन वेक्टर क्या बताया? RP। किसने बोल दिया? के क्यू अपॉन, इवन मैंने मैग्नीट्यूड ही पूछा तो आप क्या लिखोगे? के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर लिखोगे या के क्यू अपॉन आर पी का स्क्वायर लिखोगे? क्या लिखोगे? तो ये दोनों ही नहीं लिखोगे, दोनों गलत है। ठीक है, देखो ये चीज़ हमने फोर्स वाले केस में पढ़ी थी, इसलिए बता रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ ओरिजिन गिवन है, मैंने खुद से बना दिया ओरिजिन, और ओरिजिन से लेके ये वेक्टर को हम बोलेंगे आर वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर ये है, और ओरिजिन से लेके ये क्या हो गया हमारा? आरपी वेक्टर। अब अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, वो तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, इस वाले वेक्टर की, और इस वेक्टर को निकालना तो मैंने बताया था आर पी वेक्टर माइनस आर वेक्टर। जहाँ से आप पहुँचे फाइनल वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये लिख लेंगे आर पी माइनस आर वेक्टर। अब बताओ, अब तो आपका काम हो गया, अभी जो पिछला बताया था। अब बताओ कितना मैग्नीट्यूड होगा पी पॉइंट का?
P पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R माइनस RP जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सिंपल, ये आंसर आएगा। ठीक है, अब तो ये वेक्टर R नहीं है, RP माइनस R है। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, वैसे तो ये भी लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा, RP माइनस R का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड RP माइनस RP क्या है, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, बट सही लिखते हैं, ये लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया KQ अपॉन RP माइनस R वेक्टर का स्क्वायर। अच्छा, अगर मेरे को बोला है नहीं आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, मतलब वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, बिना मैग्नीट्यूड के बोला, तो मतलब आपको पूरा वेक्टर फॉर्म में ही बताना है। तो EP वेक्टर क्या हो जाएगा, KQ RP माइनस R, अब इसी की डायरेक्शन, अपॉन RP माइनस R का क्यूब। वेक्टर फॉर्म में लिखा है ना, जब वेक्टर लिखते हैं तो नीचे क्यूब आ जाता है, तो ये आ जाएगा। तो जब भी पोजीशन वेक्टर दे रखे हो, इस पे न्यूमेरिकल भी आया हुआ है बोर्ड पे, इसलिए थोड़ा समझ के। ठीक है, जनरली बच्चे स्कूल में ध्यान नहीं देते हैं, किसी टेस्ट में नहीं आता है, ऐसा लगता है उनको, बट बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है इस पर बेस्ड। ठीक है, तो KQ RP माइनस R वेक्टर ये हो जाएगा। कब, जब पोजीशन वेक्टर दे रखा है सोर्स चार्ज का भी, और पोजीशन वेक्टर दे रखा है आपका किसी पॉइंट का भी। ठीक है, अच्छा, अब जरूरी थोड़ी कि आपका एक ही सोर्स चार्ज हो, सोर्स चार्ज भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो है हम उसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करेंगे, जैसे कि हमने फोर्स में करा था वैसे ही करेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होगा, तो आप एक बार इसको कॉपी कर लें। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। अगर एक चार्ज नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, जब एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तब किसी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट की होती है। ठीक है, मान लो ये Q1 चार्ज है, सोर्स चार्ज एक, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है। ठीक है, मैंने 3 चार्जेस बना दिए, और इस पॉइंट की मैं इस पॉइंट पे पूछ रहा हूँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो ये चार्ज इधर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा। मान लो ये डिस्टेंस भी दे रखी है, मान लो R1 वेक्टर दे रखा है, मान लो ये वेक्टर R1 दे रखा है, तो ये कुछ इधर की तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मान लो E1 बना दिया। इस चार्ज ने भी अपनी तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है। ठीक है, इधर की तरफ मान लो E2 बनाया, और ये चार्ज भी बनाएगा, मान लो ये चार्ज नेगेटिव ले लिया। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज किधर की तरफ बनाएगा, मान लो ये तो मैंने R3 वेक्टर लिया, बट E3 किस डायरेक्शन में होगा, E3 इस डायरेक्शन में होगा। तो आपको ये जो 3 वेक्टर है, इसने इधर की तरफ, इसने इधर की तरफ, इनका वेक्टोरियली एडिशन कर देना है, इनको ऐड कर देना है, और फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट मिल जाएगा। बट वेक्टोरियली, वेक्टर कैसे ऐड करते हैं वो बिल्कुल प्रिंसिपल बिल्कुल ही अलग है, जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो वेक्टोरियली ऐड करेंगे, न्यूमेरिकल्स जब मैं कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस आप थ्योरी में देखें कि जो E नेट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, E नेट वो क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। माइनस E3 मत कर देना, वो तो अपने आप डायरेक्शन के हिसाब से हम निकाल लेंगे। E1 प्लस E2 प्लस E3, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये तीनों चार्जेस बना रहे हैं, तीनों को वेक्टोरियली ऐड कर दो, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, या इसको ये भी बोलेंगे सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा। तो आपको सिंपल सा वेक्टोरियली ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक, इसके बाद एक टॉपिक क्लास पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने पढ़ाना था, बट वो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, वो स्टार्ट करने से भी कोई मतलब नहीं है। तो ये लेक्चर थोड़ा सा यहीं पे ख़त्म करेंगे एक लास्ट टॉपिक के बाद, और फिर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है,
लेक्चर्स थोड़े लेंदी हैं, बट आप इनको देखें और ढंग से कवर करें, ठीक है। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं यार सारी चीज़ें वेस्टेज है, सीधे न्यूमेरिकल्स पे पहुंचते हैं। न्यूमेरिकल्स अपनी जगह है, न्यूमेरिकल्स तभी अच्छी तरीके से होंगे जब आपका बेस स्ट्रांग होगा, ठीक है। चलिए, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए आउट ऑफ 70 50 मार्क्स का हमारा थ्योरी ही आता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 50-55 न्यूमेरिकल सिर्फ 5 से 10 मार्क्स की, इससे ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है तो नेक्स्ट टॉपिक हम उतारते हैं और वो है force on a charge in a electric field. फोर्स कितना लगेगा किसी चार्ज पे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो, ठीक है। मान लो कोई चार्ज है जिसकी वजह से, या 3 चार्ज है 5 चार्ज है, उसकी वजह से मान लो यहाँ पे ये एक पॉइंट है, इधर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, इस पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई ए, मान लो ये पॉइंट ए है। अब यहाँ पे मैं एक क्यू चार्ज ले आया, मान लो यहाँ पे एक क्यू चार्ज ले आया मैं, तो इस क्यू चार्ज में कुछ धक्का लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा? उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मान लो यहाँ पे ये क्यू चार्ज था, एक एग्जांपल के लिए मैं एक सिंगल चार्ज बना रहा हूँ, ये क्यू चार्ज, मान लो ये चार्ज नहीं लाया था मैं, तो ये अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इधर की तरफ कुछ ई ए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, जो भी उसकी वैल्यू होगी। अभी मैंने बताया था अगर ये डिस्टेंस पता है तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इतना उसका मैग्नीट्यूड होगा। अब मान लो यहाँ पे मेरे को चाहिए, दिख नहीं रहा है, मैंने यहाँ पे एक क्यू चार्ज रख दिया है, ठीक है। पहले रखा मैंने एक पॉजिटिव चार्ज, एक क्यू चार्ज, तो इस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा। ये क्यू चार्ज यहाँ पे रहेगा नहीं, इस पे फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही लगेगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस पे, ठीक है। जो एफ लगेगा इसी डायरेक्शन पे लगेगा, ठीक है। और वो एफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा? उस एफ का मैग्नीट्यूड होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है इनटू क्यू, जो चार्ज हमने रखा वो इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला है। तो कितना फोर्स लगता है किसी पॉइंट का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एफ का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान रख लें, एफ इक्वल्स टू क्यू ई। इस पे बेस्ड सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। एफ इक्वल्स टू क्यू ई। किसी भी पॉइंट का अगर आपको ई पता है और उस पॉइंट पे आपने किसी चार्ज को रख दिया तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू ई, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। F इक्वल्स टू फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख दो यहाँ पे, फोर्स F इक्वल्स टू क्यू ई, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब अगर आपने ये डायग्राम बना लिया तो एक दूसरा डायग्राम देखिए। मान लीजिए आपका टेस्ट चार्ज नेगेटिव, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, ये टेस्ट चार्ज नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे इसको टेस्ट चार्ज नहीं बोलेंगे, टेस्ट चार्ज तो बस डेफिनेशन में काम में आता है। अब कोई भी चार्ज को टेस्ट चार्ज नहीं बोलेंगे, ठीक है। टेस्ट चार्ज वो डेफिनेशन बताने के काम में चला गया, क्यू नॉट जो था। यहाँ पे आपने एक चार्ज रख दिया, ये हो गया। मान लो यहाँ पे प्लस क्यू, वैसे ही प्लस क्यू चार्ज था, तो ये एक पॉइंट ले लिया मैंने, मान लो बी पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, कुछ ई बी। अब मान लो यहाँ पे मैं चार्ज लाया एक माइनस क्यू, तो इस माइनस क्यू पे भी फोर्स लगेगा, जैसे इस प्लस क्यू पे फोर्स लगा था इस माइनस क्यू पे भी फोर्स लगेगा। कितना होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड? सेम, F इक्वल्स टू, एफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा? Q इंटू ई, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी उससे मल्टीप्लाई कर दो Q को। बट इस बार ध्यान रखना, अगर आप नेगेटिव चार्ज रखते हो तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगा। याद रहे, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में रखता है। नोट डाल के लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट डाल के लिख लें यहाँ पे, तो लिख लो फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज
इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक पॉजिटिव चार्ज में किस डायरेक्शन में लगता है फोर्स? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। और कितना फोर्स लगता है? F इक्वल्स टू क्यू ई। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, F इक्वल्स टू क्यू ई, ठीक है। और दूसरा फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, ठीक है। बट आप ध्यान रखो, अभी तो मैं आगे जाके इवन आपके स्कूल के टीचर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शॉर्टकट में इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कई बार हम शॉर्टकट में इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, हालांकि होता अलग अलग है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है मैं बहुत देर से इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने स्टार्टिंग में ऐसे ही कंसेप्ट पढ़ लिया, मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेरे मुंह से इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकल जाएगा, कंफ्यूज मत होना। तो ये होगा मैग्नीट्यूड कितना होगा, वही F इक्वल्स टू क्यू ई, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहीं पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो है लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे बेस्ड होगा, ठीक है। थैंक यू।